हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के भाग 1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कारण सहित बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। इसका पहला प्रश्न है 7 धन 2 करनी में 3। अब यहाँ एक संख्या जो है वो परिमेय संख्या दी है और एक संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या दी है। यदि हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का योग या अंतर करें तो हमें हमेशा उत्तर क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या? अब इसका कारण स्पष्ट कर देते हैं कि संख्या 7 धन 2 करनी में 3 एक में 7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तथा 2 करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग कर लें चाहे अंतर कर लें, हमें उत्तर हमेशा क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। संख्याओं का योग सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर। और परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अतः 7 धन 2 करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, जो कि है 4 धन करनी में 32 धन करनी में 64 ऋण 4 करनी में 2। अब इसे हम सरल करते हैं, तब हमें जो भी मिलेगा तब हम डिसाइड करेंगे कि वो एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। बिना हल किए हम नहीं जान सकते हैं, तो हम इसे हल करते हैं। तो 4 धन, अब यहाँ करनी में 32 जो है उसका गुणनखंड, हम 32 का अगर गुणनखंड करेंगे तो मुझे याद है कि 2 जो है वो 5 बार होता है, तो 5 बार हो गया धन। और करनी में 64 जो है वो 2 जो है 6 बार आता है, -4 करनी में 2 यहाँ दिया हुआ है। अब इसे और सरल करते हैं हम, तो 4 धन, यहाँ 2 का जोड़ा बन के बाहर आएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, मीन्स 2 का जोड़ा, तो ये 2 जोड़े बाहर आ गए तो 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा? करनी में तो धन। अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 3 जोड़े बाहर आ रहे हैं 2 के, तो 2 का 3 बार अगर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 8। और -4 करनी में 2 यहाँ पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ एक 4 करनी में 2 धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचा क्या है? 4 धन 8, तो कितना हो गया? 12। और 12 एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसे 12/1 या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पता चल गया हमें कि ये सारा जो नंबर्स दिया था वो क्या है? सरल करने पे परिमेय संख्या ही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यदि a तथा b प्राकृतिक संख्या है तब करनी में a प्लस करनी में b, करनी में a माइनस करनी में b एक परिमेय संख्या है। क्या यह सत्य है? ये बताना है। अब यहाँ नोट करने वाली बात है कि a तथा b प्राकृतिक संख्या है। अब इसे जब सरल करेंगे तब ये काम आएगा। तो चलिए इसे सरल करते हैं हम। यहाँ देखिए, इसे देख के एक सर्वसमिका की याद आई ना, और वो सर्वसमिका क्या है?
आप लोगों को पता ही होगा कि होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यही फॉर्मूला होता है। अब इससे सरल करेंगे ऊपर वाले को तो कितना हो जाएगा, करनी में a का स्क्वायर माइनस करनी में b का स्क्वायर। तो अगर करनी में a का स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगी, a हो जाएगा, माइनस करनी में b का स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगी और b हो जाएगा। अब यहाँ a कॉमा b प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, 1 2 3 क्रमशः डॉट 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 अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये दिया हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ मैं 1 रखता हूँ इसकी जगह और इसकी जगह रखता हूँ 2, तो इससे अगर घटाऊंगा कितना मिलेगा मुझे, -1 मिलेगा। और -1 क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसीलिए इसकी इन a और b की जगह हम कुछ भी मान रखें, प्राकृतिक संख्याएं रखें, हमें हमेशा एक परिमेय संख्या मिलेगी। इसलिए a माइनस बी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। हम -1 को नीचे 1 लिख सकते हैं, इसे p बटे क्यू के रूप में निरूपित कर सकते हैं। कुछ भी माना है हम निरूपित कर सकते हैं p बटे क्यू के रूप में, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है सरल कीजिए। अब सीधे दिया है कि सरल कीजिए, तो सीधे सीधे हमें सरल ही करना है। तो यहाँ हम गुणनखंड कर लेंगे फर्स्ट स्टेप में ही। तो 72 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तेरे 24, 24 तेरे 72 मिल गया। प्लस अपने सुविधा के अनुसार मैं कर रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं अलग से गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 दाम में 80, 80 दाम में 800 हो गया, सिंपल। माइनस करनी में 18 है तो इसका गुणनखंड 2 3 6 6 तरीक 18 है ना, सिंपल। उसके बाद इसका 2 2 का जोड़ा बाहर, यहाँ एक जोड़ा और यहाँ एक जोड़ा, ये दोनों बाहर आएंगे तो 3 दूनी 6 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, करनी में 2 प्लस यहाँ से एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, 10 दूना 20, 20 और अंदर क्या बचेगा, करनी में 2 और यहाँ से करनी में 3 बाहर आ जाएगा, तो माइनस करनी सॉरी माइनस बाहर रहेगा 3 और करनी में 2 यहाँ भी बच जाएगा। अब देखिए ये दोनों प्लस में हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं पहले। बॉडमास का रूल यही कहता है ना, पहले जोड़ो फिर घटाओ। तो यहाँ 20 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 करनी में 2 माइनस 3 करनी में 2। अब देखिए करनी करनी बराबर है ना, तो घटेगा, तो संख्याएं घट जाएंगी, 3 26 घट जाएगा, कितना आएगा 23 और करनी में 2। ये हो गया उत्तर, सिंपल। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसी का दूसरा है जो वह है 3 करनी में 45 माइनस करनी में 125 धन करनी में 200 ऋण करनी में 50। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा 3 करनी में, अब मैं ऐसे सरल करता हूँ, 3 तिरकाई 9 अच्छे 45, ठीक है, माइनस अब करनी में 125 का मुझे पता है 55 25 अच्छा 125 होता है, धन करनी में 200 का करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पन 40 40 पंचे 200 ना, फिर माइनस 50 का करते हैं तो 2 गुणित 5 गुणित 5, 2 पंचे 10 और 10 बचे 50। अब यहाँ भी जोड़ा बनेगा तो ये 3 यहाँ बाहर आ जाएगा एक जोड़ा बन के, तो 3 तिरका 9 और ब्रैकेट में क्या बच्चा है, करनी में क्या बच्चा आएगा 5 माइनस यहाँ से भी 2 जोड़ा बाहर, तो करनी में क्या बचा रह जाएगा 5 धन यहाँ से 1 और यहाँ से 1 ये बाहर आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 मतलब 10 बाहर आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है 2 माइनस यहाँ से भी 5 बाहर आ रहा है, तो करनी में बच रहा है 2। ठीक है, अब यहाँ करनी में 5 है और यहाँ करनी में 5, तो संख्याएं घट जाएंगी, यहाँ कितना आ जाएगा 4 करनी में 5, ठीक। और क्या बच रहा है, यहाँ करनी में 10 सॉरी यहाँ 10 है और 5 करनी में बराबर है संख्या, तो 10 में से 5 गया तो 5 धनात्मक बचेगा और 5 करनी में 2 ये बच गया, और यही हो गया उसका उत्तर, सिंपल। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अब हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, ज्यामितीय विधि से संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। करनी में 8.47 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। इसके पहले हमने करनी में मतलब अपरिमेय संख्याओं को किस तरीके से संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं वो हम देख चुके हैं, तो चलिए इसे देखते हैं। ये भी बड़ा सरल ही है। तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो रूलर की सहायता से एक लाइन खींचेंगे जिसकी लंबाई होगी 8.47। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। फिर अगला जो काम करेंगे वो यहाँ से इसी पॉइंट से एक इकाई, मतलब जितना भी हम ले रहे हैं, ये मान लीजिए 8.47 सेंटीमीटर है, तो इकाई में लेनी है, कुछ भी ले सकते हैं, 8.47 सेंटीमीटर या इंच। ठीक है, तो उतने ही सेंटीमीटर हमें 1 सेंटीमीटर और आगे तक बढ़ा देना है इसे। ठीक, और इस पॉइंट को क्या ले लेंगे, सी। अब क्या करेंगे कि ए से सी तक का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु कहाँ तक आता है वो नाप लेंगे। नाप के पता कर सकते हैं आराम से। तो मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट जो स्टेप करना है वो क्या करना है, सी से ओ तक की त्रिज्या लेनी है हमने। या तो ओ से ए तक की त्रिज्या ले लीजिए या सी से ओ तक की त्रिज्या लीजिए। मतलब एक नुकीला जो होता है गोलार्ध का वो यहाँ रखिए। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक का चाप लिया या यहाँ तक का चाप लिया, तो एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं इस तरीके से। अर्धवृत्त बन गया। अब फिर इसका नेक्स्ट स्टेप, बी से एक लंब खींच देंगे जो कि अर्धवृत्त को मान लीजिए डी पे प्रतिच्छेद कर रहा है। एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, लंबवत रहेगा, मतलब 90 डिग्री का कोण इधर भी बनना चाहिए और 90 डिग्री का कोण इधर भी बनना चाहिए। और ये अर्धवृत्त को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, डी बिंदु पे। ठीक, और फिर इसका अगला स्टेप क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की बी डी तक की त्रिज्या ले लेंगे। फिर यहाँ से एक हम चाप लगा देंगे। ठीक है, मतलब गोलार्ध का नुकीला यहाँ रखिए और यहाँ तक का चाप लेके फिर यहाँ से इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे। अब ये यहाँ से हम इसे बढ़ा देंगे इस लाइन को, तो यहाँ आके मिल जाएगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। ठीक, और यहीं पे ये प्रदर्शित क्या हो जाएगा, करनी में 8.47। बस इतना ही करना है हमें, सिंपल है। अब इसे लिखना सीख लेते हैं कि कैसे इसे लिखते हैं। जो जो हमने किया है बस वही को लिखना है। तो चलिए स्टार्ट यहीं से कर देते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर रहे। सर्वप्रथम, अब इसमें कि मैं 2 क्वेश्चंस बता देता हूँ, बाकी आप लोग करिएगा, प्रैक्टिस होगा आप लोगों को। तो सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी बराबर 8.47 इकाई। अब इकाई में आप कुछ भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर, इंच। ठीक है, इकाई खींचा तथा इसे बिंदु सी तक इस प्रकार बढ़ाया कि बी सी बराबर 1 इकाई। ठीक है, यही काम हमने किया था। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। ठीक, माना माना क्या नाप के भी निकाल सकते थे वो, तो माना ओ नाम दिया है तो मान ही लिया, ओ ए सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। अब ओ को केंद्र मानकर तथा ओ सी त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचा। अर्धवृत्त खींचा। अब नेक्स्ट पेज में से लिखते हैं जिससे क्लियर दिखाई दे। खींचा, इसके पश्चात हम क्या करते हैं,
इसके पश्चात बिंदु बी से एसी पर एक एसी जो अर्धवृत्त बना था, बिंदु बी से एसी पर एक लंब डाल दिया था हमने, एक लंब बीडी खींचा। ठीक है, बीडी खींचा जो कि अर्धवृत्त को कहाँ पे काट रहा था, डी बिंदु पे काट रहा था, है ना। अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटता है। अब फाइनल स्टेप लिख लेते हैं जो हमने किया। अब बी डी दूरी किसे प्रदर्शित करती है, एक मिनट, यहाँ मैंने आप लोगों को ये तो बताया ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी किसे दिखाती है, 8.47। अच्छा, एक बात यहाँ क्लियर कर दो आप लोगों को, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो करनी में 8.47 है, बीडी तक की। ठीक है, अब एक बात ये क्लियर कर दो आप लोगों को ना, ये नहीं देखना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो पूरा यहाँ करनी में 8.47 है, ना ना, तो ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, ये जितना हमने चाप लेके यहाँ दिखाया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लोगों की कितनी आएगी, करनी में 8.47। अगर करनी में 8.47 का हम वो निकाले, क्या बोलते हैं, हाँ, वर्गमूल निकाले, तो ये आएगा लगभग 2.26, ऐसे ही कुछ आएगा, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी, 2.26 आएगी। ठीक है, क्लियर। हमें ए से लेके ई तक नहीं देखना है, बी से लेके ई तक देखना है। ठीक है, ए का हमने यूज किया है सर। ठीक, तो चलिए ये क्लियर रहे, जिससे कंफ्यूजन न रहे ना। तो बी डी दूरी बराबर कितना आएगा, करनी में 8.47। ठीक है, को ज्यामितीय रूप से निरूपित करती है, निरूपित करती है। अब BC को संख्या रेखा मानकर केंद्र B तथा त्रिज्या BD लेकर एक चाप काटा, जो AC को बढ़ाने पर, AC लाइन को हमने बढ़ाया था तो कहाँ पे मिलाया था उसने, AE पे मिला दिया था, E पॉइंट पे मिला दिया था। इसको बढ़ाने पर बिंदु E पर मिलता है। अतः संख्या रेखा पर बिंदु E करनी में 8.47 को निरूपित करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए, लिखना वैसे ही एग्जाम में तो आने वाला है नहीं, हाँ पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया जिससे कि एकदम क्लियर रहे। चलिए इसका एक और प्रश्न देख लेते हैं जिससे कि डाउट से एकदम से क्लियर है। अब यहाँ 10.5 दिया है, ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। ठीक, अब यहाँ सिर्फ लिखवाने का काम नहीं करूँगा मैं, अब इससे सिर्फ बनवा दे रहा हूँ मैं। अब इसका नाम हम दे देते हैं
ए एंड बी, और ये है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इकाई में कुछ भी ले सकते हैं हम। तो अब फिर क्या काम करेंगे, यहाँ से बी पॉइंट से हम 1 सेंटीमीटर और इसे आगे बढ़ा लेते हैं, इस पॉइंट को दे देते हैं नाम सी। ठीक है, अब यहाँ तक सी। अब इसका मिड पॉइंट हम खोजेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे आता है। ठीक है, रूलर की सहायता से देखेंगे तो मिड पॉइंट मिल ही जाएगा, तो इसे नाम दे देते हैं ओ। अब ओ से लेके सी तक की एक त्रिज्या लेनी है, या ओ से लेके ए तक की एक त्रिज्या लेके हमें क्या करना है, एक अर्धवृत्त खींच लेना है। अर्धवृत्त जब बनाएंगे इस प्रकार से हमें एक अर्धवृत्त मिल जाएगा। नुकीला जो होता है वह यहाँ रखना है, और यहाँ तक की त्रिज्या लेके एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। और फिर बी से हम एक लंब खींच लेंगे अर्धवृत्त पर ना, लंब डाल देंगे। तो ये इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, डी। ठीक है, अब डी दे दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गई हमारी, करनी में 10.5। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या लेकर अगर हमने अगला चाप लगाया तो ये जाके यहाँ पे कहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए सी को फिर हम आगे बढ़ाएंगे लाइन को, तो ये ई पॉइंट पे कहीं कट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी आनी चाहिए, करनी में 10.5। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। इससे तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या प्रदर्शित करेगी, करनी है 10.5 को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो हो अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।